और यूनिट 3 आपका चल रहा है। ठीक है, कल हमने जो भी पढ़ा आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक दो डेरिवेशंस वगैरह थी, वही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने कल क्या देखा था, हमने देखा था कि केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण की गति की समीकरण कैसी होती है। किसी भी कोई पार्टिकल है मोशन कर रहा है, तो सेंट्रल फोर्स के अंदर अगर वो मोशन कर रहा है, केंद्रीय बल अगर उसके ऊपर लग रहा है, तो उसे हमारे पास उसकी गति के दो समीकरण आई थी। क्लियर है, उसकी पूरी हमने डेरिवेशन की थी। और उसी इक्वेशन से हमने ये भी प्रूव किया था कि कोणीय संवेग जो होता है केंद्रीय बल के अंतर्गत वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर है। आज हम एक और संरक्षण का नियम देखेंगे जो होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लास्ट में जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला भी आगे आपके बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेडिंग डालिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप लोग का हो सकता है यहाँ किसी एक जगह पे थोड़ा सा लाइट का फोकस हो रहा होगा, इसलिए इतना ऊपर हम कुछ भी लिखेंगे नहीं। यहाँ पे लॉ ऑफ लिखा हुआ है तो आप लोग को ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम नीचे नीचे ही करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो कल हमें जैसे दो इक्वेशन मिली थी मोशन की, दो इक्वेशन में से हमने जैसे सेकेंड वाली इक्वेशन को यूज में लिया था और हमने उससे ये प्रूफ किया था कि एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। आज हम जो हमारे पास जो दो इक्वेशन थी उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को यूज में लेंगे और उसको यूज में लेकर के हम प्रूफ करेंगे कि टोटल एनर्जी भी हमारी कैसी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो हमें गति की समीकरण क्या मिली थी, तो हम लिख सकते हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण की गति की समीकरण, किसी कण की गति का समीकरण। क्या इक्वेशन हमारे पास आई थी, m इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी थी स्क्वायर। इक्वेशन ले लीजिए m इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू थी r इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशंस दोनों आपको डायरेक्टली भी याद होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल टू हमने कहा था कोई भी जो भी हमारा फोर्स है उसके बराबर है। एफ ऑफ आर के अंडर में हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम एफ ऑफ आर इक्वल टू कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन जो गति की हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसको यूज में लेकर के हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक है, तो एक चीज तो हमारे पास ये, दूसरा हमने ये कल पढ़ा क्योंकि केंद्रीय बल कैसे होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। ठीक है, और संरक्षी बल के लिए हमने क्या देखा था कि संरक्षी बल को हम किसी भी पोटेंशियल एनर्जी यू की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में देख सकते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब कल हमने कहा था कि केंद्रीय बल को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ से, नेक्स्ट हम क्या लेंगे, चूंकि केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं, एम्प्लाइज हम इसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ आर इक्वल टू होगा माइनस डेल यू के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इसके नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है, या इसे हम लिख सकते हैं माइनस डी यू अपॉन डी आर, इक्वेशन नंबर 2, माइनस डी यू अपॉन डी आर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो चीज़ हो गई। तीसरी हम लेते हैं, कल हमने जो इक्वेशन प्रूफ की थी कि टोटल जो इसका एंगुलर मोमेंटम जे होता है वो कैसा होता है, कोणीय संवेग कंजर्व होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन आई
थी J बराबर आई ओमेगा से। हमने ये देखा था कोणीय संवेग J बराबर हमें क्या मिला था mr स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, वेयर mr स्क्वायर इक्वल टू क्या है आई जड़त्व आघूर्ण और डी थीटा अपॉन डी टी होता है कण का वेग। तो J का हमें ये रिजल्ट मिला था, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज में लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से हम सबसे पहले तो F का जो फोर्स का वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमें क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम एफ ऑफ आर का मान यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। तो हमें क्या मिल जाएगा एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ आर का वैल्यू हमने रख दिया इक्वेशन 2 से, तो ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी आर, माइनस डी यू अपॉन डी आर। नोट कर लीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं इस ब्रैकेट को थोड़ा खोल देंगे और m को अंदर हम सबसे मल्टीप्लाई करके थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल जाएगा, m को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी m इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ओके, माइनस एम आर इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। इसे हमने मान लिया कोई इक्वेशन नंबर 4 है। तो ये देख इक्वेशन नंबर 4 का मान हमारे पास यहाँ से आ गया। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 3 ली है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी की निकाल सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, या तो आप चाहो तो यहाँ पर साथ के साथ भी निकाल सकते हो आप ये वैल्यू, या अगर आप लोगों ने आगे उतार लिया और जगह नहीं है तो आप याद में वापस लिख लो समीकरण 3 से डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जे अपॉन एम आर स्क्वायर, जे अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये वैल्यू डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में रखते हैं। तो देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, देखिए हम यहाँ डाल देते हैं समीकरण 4 से m इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर मीन्स जे अपॉन एम आर स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। और स्क्वायर को ओपन कर लीजिए तो क्या मिलेगा m इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम आर जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, आर की पावर कितनी हो जाएगी 4, आर स्क्वायर का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, यहाँ पे आपका आर से एक आर कैंसिल, तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमें एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम से एम भी कैंसिल है तो जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल, हमने ऑलरेडी अंदर इक्वेशन को पूरा सॉल्व किया, ब्रैकेट को खोल करके और हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके देखा है इसका वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करें, सिर्फ हम ओनली इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, माइनस का है इसको हम उधर ले जाते हैं। तो हमें फाइनल m इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू वैसे भी किसकी बन रही है m इंटू डी स्क्वायर बाई डी टी, एम ए बन रहा है मतलब फोर्स बन रहा है, डी स्क्वायर बाई डी टी ए होता है ना, ए इंटू एम, मतलब यहाँ पे हमारे पास फोर्स का प्योर मान आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी आर और ये उधर जाएगा तो प्लस का जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 5 नोट कर लीजिए।
ठीक है, कर लिया नोट। आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो आगे इसको सिंपल बनाने के लिए हमें एक अप्रोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, हमें कोई मान रहे हैं, उसका इस डेरिवेशन से कोई रिलेशन नहीं है, बट वो हमें एज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि सॉल्व करना है। हम क्या एज्यूम करेंगे, माना कि एक्चुअली में होता ही है, ऐसा मानने वाली चीज नहीं है, होती ही एक चीज, लेकिन उसे हम यहाँ पे यूज लेंगे क्या, कि अगर हम 1/r² का r के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब d/dr करो। ठीक है, 1/r² का d/dr के रेस्पेक्ट में हम करें अवकलन, तो हमें क्या मान मिल जाएगा, r² है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और -2 r की पावर -3, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/r³। यही आएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम मतलब बस इसको सॉल्व क्यों, हम यहाँ से 1/r³ का मान निकालना चाहते हैं ताकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकें। ठीक है, इसके लिए हमें ये अप्रोच ओनली माननी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं आएगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग मानेंगे। अब यहाँ से 1/r³ हमें क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइज 1/r³ इक्वल्स टू -2 को इधर भेज दो, मतलब d/dr -1/2r²। ये रिजल्ट में मिल जाएगा 1/r³ इक्वल टू d/dr 1/2r²। अब हम ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/r³ का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में रखने पर तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से m इंटू d²r/dt² इक्वल्स टू -du/dr माइनस j² एज इट इज, पहले 1/r³ का मान रखें तो -d/dr। ठीक है, इंटू में 1/2r² है ही, और इंटू में हमारे पास ये पहले ही j²/m हम पहले लिख लेते हैं, अदरवाइज बाद में तो पूरे का डिफरेंशिएशन फॉर्म में आ जाएगा ना। पहले हमने क्या लिख लिया, j²/m। ठीक है, और 1/r³ की जगह मान लिया हमने रख दिया d/dr 1/2r²। क्लियर है, यहाँ से हमने अभी ओनली क्या किया, 1/r³ का वैल्यू रख दिया यहाँ से। ठीक है, तो हम अब क्या करें, ताकि यहाँ से दोनों में से हम d/dr कॉमन ले सकते हैं, माइनस का d/dr हम यहाँ से माइनस भी कॉमन कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा m इंटू d²r/dt² इक्वल्स टू -d/dr कॉमन ले लीजिए यहाँ से, -d/dr। तो यहाँ से हमें एक तो क्या मिल जाएगा, u प्लस j²/2mr² माइनस d/dr इंटू में u प्लस j²/2mr²। इनके आपकी इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्या करें, dr/dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, dr/dt से। समीकरण 6 को dr/dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ तो हमारे पास ऑलरेडी है m इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है, इंटू कर देते हैं हम इसके साथ डी आर बाई डी टी, मतलब एक ब्रैकेट तो हमारे पास ये हो गया, एक हम लिख देते हैं डी आर बाई डी टी, ऐसे हम इस तरीके से लिखे हैं, m पहले ले लिया हमने m कांस्टेंट इंटू डी आर बाई डी टी इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी आर बाई डी टी, माइनस साइन है ऑलरेडी, माइनस इंटू में डी अपॉन डी आर, ये एज इट इज आ जाएगा u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, यहाँ डी आर से डी आर कैंसिल हो गया, आपका क्या बच जाएगा वैल्यू, m इंटू डी आर बाई डी टी टू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है। अब हमें यहाँ पे फिर से एक और अप्रोच लगानी पड़ेगी, इसे हमें किसी शॉर्ट टर्म में लिखना पड़ेगा, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ अगर हम ये करें डी बाई डी टी, मतलब टी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट किसको करें, m अपॉन टू, m के साथ m अपॉन टू इंटू डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, तो इस वैल्यू को सॉल्व करने पर हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, आएगा ही नहीं, ये आप सॉल्व करके देखो, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मान सकते हैं कि अगर डी आर बाई डी टी इक्वल टू आप टी मान लो, एक नॉर्मली हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं, डी आर बाई डी टी को हम टी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, m अपॉन टू हमने जैसे बाहर ले लिया, और d अपॉन डी टी हमें किसका करना है, t के रेस्पेक्ट में t स्क्वायर का, t का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से d अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, m अपॉन टू इंटू में 2t की बराबर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल, मतलब यहाँ पे इसलिए हमने m अपॉन टू किया है ताकि वो इस 2 को कैंसिल कर सके, यहाँ तो हमारे पास m ही है, लेकिन यहाँ हमने m अपॉन टू इसलिए माना है क्योंकि यहाँ से जो 2 आएगा वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और t की वैल्यू एक्चुअली में हमने क्या मानी थी, डी आर बाई डी टी के बराबर, डी आर बाई डी टी के बराबर, ठीक है, यह हमने किया। अब एक तरीके से देखो, अब इसके बाद इस टी का खुद का और होगा, मतलब डी बाई डी टी का वापस होगा, तो उसका बाद आपके से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी, मतलब हमारे पास वैल्यू यही आ जाएगी m इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, दोनों का अगर हम करें तो हमारे पास इन दोनों का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, इसका मतलब सही है, हम इस तरीके से इसको लिख करके देख सकते हैं, और भी आप चाहो तो इसको और भी आगे तक आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी माइनस डी बाई डी टी इंटू यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, क्लियर है। अब ये हमारे पास डी बाई डी टी इधर है, डी बाई डी टी इधर भी, हम दोनों को एक साइड लेकर के और कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बाई डी टी हमने कॉमन कर लिया, इसमें से भी और इसको भी हम इधर लेकर के आए, तो नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ करके प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बच जाएगा, m अपॉन टू डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ करके पूरी वैल्यू प्लस की है, इसलिए अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कंबाइन ले रहे हैं, पूरा बाहर ही माइनस का है ये साइन, ठीक है, तो इधर आगे पूरा का पूरा प्लस का ही होगा, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे मत करना कि ये वैल्यू भी चेंज करके आपने इसको नेगेटिव से पॉजिटिव और अंदर वाला को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ये नेगेटिव इस पूरे के मल्टीप्लाई में नेगेटिव है, जो कि इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंदर वैल्यू हमारे पास एज इट इज क्या बचेगी, u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसका मतलब ये जो भी हमारे पास पूरी वैल्यू आ रही है, इस पूरी वैल्यू में t के सापेक्ष परिवर्तन का मान 0 है, और परिवर्तन 0 होने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, क्लियर है, यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू जो होगी ये कैसी होगी, कांस्टेंट के बराबर, एम्प्लाइज हम यहाँ से ये लिख दें, m अपॉन टू डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर प्लस u इक्वल टू कांस्टेंट, कोई
नियतांक। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। अब इसमें ये नियतांक किसके बराबर होगा वो हम देखते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हमारे पास ये एक तीनों टर्म किसके इक्वल है। ये जो हमारी टर्म है ये m/2 इंटू में dr/dt के जैसी है, मतलब कि dr/dt यहाँ पे क्या होता है, v के बराबर होता है। v तो होता है dr/dt, स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन वेग के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन मिल रही है 1/2 mv² के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, दूसरी टर्म देखते हैं j²/2m, मतलब 1/2 j²/mr²। ये किसकी इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, या हम कह सकते हैं उसको रेखीय गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, रेखीय गतिज ऊर्जा या फिर j², इसलिए हम इसको घूर्णन गतिज ऊर्जा, सॉरी रेखीय गतिज ऊर्जा तो ये है और ये हमारी घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का मान हमने यही निकाला था 1/2 j²/mv² के इक्वल। ठीक है, और प्लस u हमारे पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों मान ही किसके, एनर्जी के ही है। इसका मतलब कांस्टेंट कौन होगा, एनर्जी के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो या तो इक्वेशन नंबर 7 दे दो। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं समीकरण 7 में फर्स्ट किसको बता रहा है, प्रथम पर रेखीय गतिज ऊर्जा, सेकेंड स्टेप घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसको लिख लेना चाहिए 1/2 mv², इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है mv²। ठीक है, ऐसे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 j²/mr², j²/mr², और ये ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है ही। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसका मतलब तीनों के तीनों स्टेप एनर्जी के किसी न किसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल जो वैल्यू कंजर्व है, कंजर्व कौन हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो रही है। एनर्जी का मान ही कांस्टेंट के बराबर रहेगा, अर्थात यहाँ प्रत्येक पर ऊर्जा के रूप को ही प्रदर्शित करता है। Implies नियतांक ही होगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या बन जाएगी, फाइनल हम ये लिख सकते हैं m/2 dr/dt का होल स्क्वायर प्लस j²/2mr² प्लस u इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 8। फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आता है कि
किसी भी रेखीय गति किसी कण की गति अगर सेंट्रल फोर्स के अंदर हो रही है, केंद्रीय बल के अंतर्गत हो रही है, तो उसकी कुल ऊर्जा का मान भी संरक्षित रहता है। ऊर्जा चाहे कैसे भी हो, रेखीय गतिज ऊर्जा हो, घूर्णन गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, उसका कुल मान संरक्षित रहता है। और चलित पाकुंडम J का मान तो वैसे भी कंजर्व था ही, कल हम देख ही चुके हैं, नोट कर लीजिए। क्लियर है, ये वैल्यू यहाँ से हो गई। यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू होती है u और j स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, इन दोनों को मिलाकर के प्रभावी स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जिसको हम u इफेक्टिव से प्रदर्शित करते हैं, u इफेक्टिव, जिसको हम कहते हैं प्रभावी स्थितिज ऊर्जा। प्रभावी स्थितिज ऊर्जा, इसका मान बराबर होता है u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर, दोनों का कंबाइंड वैल्यू होती है u इफेक्टिव के बराबर। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि m अपॉन 2 इंटू डी आर अपॉन टी टी का होल स्क्वायर प्लस u इफेक्टिव इक्वल्स टू e। इस टर्म में भी आ सकती है, तो u इफेक्टिव के अंतर्गत ये दोनों वैल्यूज आपके सेकेंड और थर्ड टर्म, ये दोनों का मान आ जाता है। इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत लास्ट में लिख देंगे केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल टॉपिक हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कण की कुल ऊर्जा, यहाँ कण की कुल ऊर्जा, अगर लाइट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ लिखा है कण की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है और इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया है, जिसको ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन कहा जाता है। गुरुत्वीय बल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हम एक बार फिर से पहले बात करेंगे गुरुत्वीय बल, क्योंकि वो भी क्या है, एक प्रकार का केंद्रीय बल है। अगर केंद्रीय बल का कभी आपका क्वेश्चन आता है और उसके एग्जाम्पल, तो आपके पास संरक्षी बल केंद्रीय बल होते हैं, गुरुत्वीय बल होते हैं केंद्रीय बल, इन सब के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, ये सारी एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी है। केंद्रीय बल के अंदर किसी कण की कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, किसी कण की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये सभी आपके सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया या ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस।
ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इसमें थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखो, इसमें देखो इस नियमानुसार कॉमा ब्रैकेट में लिखिए, इस नियमानुसार किन्हीं दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ब्रैकेट क्लोज, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपके पास कोई भी दो अगर द्रव्यमान है m1 m2, हमने इनको मान लिया, ये फर्स्ट है हमारा m1 और ये है m2, दोनों बिल्कुल इक्वल मास होंगे, बिल्कुल समान द्रव्यमान होंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी हम ले लेते हैं r, ये इनके बीच की दूरी अगर r है तो न्यूटन ने जो फोर्स दिया है F का मान इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू होगा इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब m1 इंटू m2 के समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कोई नियतांक आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर g क्या होता है, g को बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g इक्वल टू गुरुत्वीय नियतांक क्या पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये f का वैल्यू होता है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, बल को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर f इक्वल टू माइनस g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, ये हमारा हो जाएगा सदिश रूप में। सदिश रूप में यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि ये कैसा है, एक सेंट्रल फोर्स होता है जो कि केंद्र, जिसकी क्रिया रेखा इसके केंद्र के अनुदिश होती है, और इसकी प्रकृति जो होती है वो आकर्षण की होती है, अट्रैक्शन की प्रकृति होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। आकर्षण की प्रकृति को दर्शाता है।
इसमें नेक्स्ट लाइन लिखिए, एरो डाल करके लिखिए, गुरुत्वीय बल एक केंद्रीय बल है। गुरुत्वीय बल एक केंद्रीय बल है जिसकी क्रिया रेखा दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र के अनुदिश होता है। रेखा के केंद्र के अनुदिश होता है। अतः यह एक केंद्रीय बल है जिसकी प्रकृति आकर्षण की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट की इसमें जो फोर्स है, अगर हमने क्या इसको सदिश रूप में बताया कि नेगेटिव साइन में होता है, तो हम देखते हैं कि सदिश रूप में इस बल की क्रिया रेखा कैसे होती है। तो जैसे हमने सपोज कीजिए हमने यहाँ पे क्या माना था, अगर हम यहाँ देखें ये दो द्रव्यमान हमने लिए थे m1 m2, ये था हमारा m1 और ये था हमारा m2 द्रव्यमान। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमने क्या बताई थी, r के बराबर बताई थी। इनके केंद्र की दूरी r बता दी हमने। ठीक है, यहाँ तक भी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि m1 द्रव्यमान m2 पर बल लगाएगा। आपको पता है आकर्षण का मतलब क्या है कि एक दूसरे को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे m1 m2 पर बल लगाएगा और m2 m1 पर बल लगाएगा। तो m1 के कारण m2 पर बल लगेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस खुद की डायरेक्शन में इस पर बल लगा करके इसको खुद की तरफ खींचेगा क्योंकि आकर्षित कर रहा है। तो m1 के कारण m2 पर लगने वाला बल आपका हो जाएगा F21 वेक्टर, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी ये। क्यों, क्योंकि वो m2 को खुद की तरफ खींचेगा क्योंकि एक ऐसा आकर्षण प्रकृति का बल है। तो आपका F21 वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं कि 2 के कारण एक पर जो बल लगेगा तो 2 भी यही एक पर बल लगाएगा और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ उसको आकर्षित करेगा। ठीक है, तो उसके कारण जिस पर बल लगेगा वो कितना आएगा, F12। क्यों, क्योंकि बल को ये 2 की तरफ आकर्षित करेगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये। क्लियर है, दोनों के करस्पॉन्डिंग हमने ये दोनों का डायरेक्शन बता दिया। और इनके सापेक्ष अगर हम इनके एकांक सदिश की बात करें तो F12 के कारण ये इसका एकांक सदिश भी क्या हो जाएगा, R21, और इसके कारण एकांक सदिश भी इसका क्या हो जाएगा, सॉरी R12, और ये हो जाएगा R21 कैप। एकांक सदिश है ना, तो R21 कैप या फिर R12 कैप, ये इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डायग्राम समझ में आ गया। तो हम यहाँ से देखें m1 के कारण m2 पर लगने वाला बल, m1 के कारण m2 पर लगने वाला बल कितना, 1 के कारण 2 पर, तो F2 बल लग रहा है जो कि उसको खुद की तरफ खींच रहा है। तो F21 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, -g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कुल दूरी तो r स्क्वायर ही है, लेकिन इसके सापेक्ष इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, R21 कैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल लो इसे, चाहे R21 कैप के बराबर। क्लियर है, इसी तरीके से हम m2 के कारण m1 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, m2 के कारण m1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर, ये F12 लग रहा है 2 के कारण, लेकिन वो m पर लग करके m1 पर लग करके 2 के कारण जो बल है वो m1 पर लग के और m1 को खुद की तरफ खींच रहा है। उस इस कारण से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, m2 की तरफ ही हो जाएगी, और इसलिए हम इसको F12 जब 1 2 की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जब हमने ये पता है कि दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे और आकर्षण प्रकृति का है, तो अगर m1 m2 पर बल लगाएगा तो लगा करके उसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर m2 m1 पर फोर्स लगा रहा है तो फोर्स लगा करके उसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
और इनकी डायरेक्शन की बात करें तो सिंपल सा है, जो बल लगा रहा है वो खुद की तरफ डायरेक्शन देगा। जैसे m1 के कारण बल लग रहा है तो डायरेक्शन m1 की तरफ होगी। m2 के कारण, ये हमने पढ़ा m2 के कारण बल है, m2 के कारण बल है ये, जिसकी डायरेक्शन m2 की तरफ होगी, ठीक है। और इसका नाम आप कैसे ध्यान रख सकते हो, जैसे हमने ये बोला F21, तो जब 2 1 की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जब 2 1 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो सिंपल सी बात है F21 लग रहा है इस कंडीशन में, जब 2 1 के कारण अट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरीके जब 1 2 के कारण अट्रैक्ट हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे F12, ठीक है। तो 1 2 के कारण अट्रैक्ट कब हो रहा है, जब F2 उस पर फोर्स लगा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R12 कैप, इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, दोनों की दोनों इक्वेशन हमारी समान है, लेकिन इन दोनों की क्रिया रेखा कैसी है, दोनों की क्रिया रेखा ही समान नहीं है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को भी, आपको ये तो पता है बल दोनों क्या रहेंगे, अमाउंट में बिल्कुल बराबर होंगे, परिमाण में बिल्कुल बराबर होंगे, बस इनकी डायरेक्शन आपकी अपोजिट है, दिशा इनकी विपरीत है। तो हम क्या लिखते हैं, चूंकि M1 व M2 के कारण लगने वाले बल परिणाम में बराबर व दिशा में विपरीत है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि F21 वेक्टर बराबर होगा F12 वेक्टर के, ठीक है, बराबर होगा, लेकिन दोनों में दिशा विपरीत है, मतलब एक तरफ को भी हम नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को बराबर में लिखते हैं दोनों को, तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, F21, सॉरी इनकी वैल्यूज अगर हम रख देते हैं तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर R21 कैप माइनस बराबर, यहाँ माइनस माइनस प्लस GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर R12 कैप, ठीक है। ये सेम से सेम कैंसिल हो गया, हमारे पास हमने क्या रिजल्ट दे रहे हैं यहाँ से, -R21 कैप इक्वल टू, या फिर हम इधर साइड में लिख लेते हैं, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, -R21 कैप इक्वल टू मिल रहा है R12 कैप के। इसका मतलब क्लियर है कि इनके एकांक सदिश कैसे है, परिमाण में बराबर है लेकिन केवल दिशा में विपरीत होंगे। क्लियर है यहाँ से, तो कोई सा भी आप मान सकते हो, R12 बराबर R21 बराबर -R12 मान सकते हो आप इसको कैसे भी। तो यहाँ से क्लियर है कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि जब दो कण, कोई भी दो अलग अलग द्रव्यमान एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं तो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इतना नोट कर लीजिए आप। देखिए, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि एक द्रव्यमान के कारण दूसरे द्रव्यमान पर लगने वाला बल, दूसरे द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, कॉमा दूसरे द्रव्यमान के कारण, दूसरे द्रव्यमान के कारण पहले द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के, पहले द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होते हैं, परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होते हैं। परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होते हैं।
ये सभी सारे आपके क्वेश्चंस वगैरह आए हुए भी हैं, एग्जाम में भी आए हुए हैं। देखो अभी तक हमने जो भी किया है ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे हमने जैसे आपके एक बार ये 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, 11 में भी आया हुआ है कि केंद्रीय बलों को समझाइए, और जब कोई कण जब केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करता है तो सिद्ध करना है कि इसकी गति एक ही तल में होती है, इसका कोणीय संवेग नियत होता है और इसका क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, जो कि हमने कल प्रूफ की थी। स्टार्टिंग में चारों पॉइंट हमने लिखे थे, उसमें से आपसे कोई भी 3 पूछ लिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आपसे चाहे कोई भी मतलब सारा ही आपको एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके 2018 में कि सिद्ध कीजिए केंद्रीय बल संरक्षी बल का एक उदाहरण है, ये भी हमने कल किया था। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके रिसेंटली आए हुए हैं, तो ये आप लोग को ठीक तरीके से करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं केपलर के नियम। अभी हमने इससे लास्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने केपलर का सेकेंड नियम देखा था क्षेत्रीय वेग का। वो नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कई बार अलग से भी आया हुआ है। अभी हमें यहाँ पर तीनों के 3 नियम होते हैं केपलर के, तीनों के तीनों ग्रहों की गति के लिए केपलर ने दिए थे, तो इसलिए हम उसे केपलर की ग्रहीय गति के नियम भी कहते हैं या केवल केपलर की गति के नियम भी कहते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हेडिंग दीजिए केपलर की ग्रहीय गति के नियम। केपलर साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। केपलर के ग्रहीय गति के नियम। ग्रहीय गति के नियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। देखो ये क्वेश्चन आपका केपलर की ग्रहीय गति के नियमों का उल्लेख कीजिए और केपलर के क्षेत्रफल के नियम को व्युत्पन्न कीजिए, जो सेकेंड नियम है, जो भी हमने इसे लास्ट चैप्टर में भी क्लियर किया था, जिसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि जो किसी भी क्षेत्रीय वेग होता है वो क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है ना। उसके लिए हमने कल भी लिखी थी, इसकी प्रॉपर्टी में भी हमने लिखा था कल, ठीक है। तो वो नियम स्पेशली पूछते हैं चर्चा। बाकी तीनों नियमों की भी स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आपका 7 में 2007 में आया, 9 में आया, 11 में आया, 13 में आया, 16 में आया, 18 में आया, मतलब बहुत बार आ चुका है आपका, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। तो देखो केपलर ने क्या किया था, ग्रहों की गति के लिए 3 प्रकार के नियम दिए थे, ठीक है। 3 नियम थे जिनको अलग अलग नाम से, या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, केपलर की गति का फर्स्ट नियम, केपलर की गति का सेकेंड नियम, केपलर की गति का थर्ड नियम। कई बार नाम से आ जाता है कि जैसे आपका आ गया कि कक्षीय गति के नियम को उल्लेख करो या इसका स्टेटमेंट दो, तो इसके आपको उनके नाम पता होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट नियम जो होता है वो होता है कक्षा का नियम। कक्षा का नियम ब्रैकेट में चाहे लिख लेना, ये प्रथम नियम है केपलर का, प्रथम नियम, और ये फिक्स ही है। प्रथम नियम पूछेंगे तो आपको कक्षा का नियम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं आप तीनों में से कोई भी लिख दो, प्रथम नियम नाम ही इनको इस अकॉर्डिंग ही दिए क्योंकि तीनों नियमों की खोज एक साथ नहीं हुई थी, एक बार कोई एक ढूंढा होगा, एक बार कोई और, तो उसके बेस पे इनके नाम दे दिए कि ये फर्स्ट लो है, ये सेकेंड लो है, ये थर्ड लो है। आपको उस सीक्वेंस में ही ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कक्षा का नियम क्या होता है, लिखिए इसमें, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार कॉमा देखिए, प्रत्येक ग्रह अपनी गति के दौरान, प्रत्येक ग्रह अपनी गति के दौरान सूर्य के चारों ओर स्थित, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं, कॉमा जिसकी नाभि पर सूर्य स्थित होता है, जिसकी नाभि पर सूर्य स्थित होता है, ठीक है। नाभि पर किसकी, उस दीर्घ वृत्त की नाभि पर, मतलब कंडीशन कुछ ऐसी होती कि ये मान लिया हमने ये कोई दीर्घ वृत्त है, ग्रहों की गति को, कि ग्रहों की गति कैसी होती है सूर्य के चारों तरफ, तो उन्होंने ये बताया कि एक तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, और जैसे आपको पता है दीर्घ वृत्त के लिए
ये इसकी एक सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस होती है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर होती है इसकी नाभि, बिल्कुल बीच में ना होकर के एक तरफ होती है। तो उन्होंने ये माना कि इसकी नाभि पर तो सूर्य स्थित होता है, ये है आपका सूर्य, कोई भी इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। और यहाँ पर इस कक्षाओं में कोई भी जो हमारा ग्रह है वो क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी इतनी दूरी कितनी मान सकते हैं, R1, और ये कुल दूरी हमारे पास मान ली हमने R2, बना लो। बस यही था, ये गति का फर्स्ट नियम जो है वो केवल इतना सही है कि उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार की कक्षाओं में कोई भी जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, लिख लिया। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम वैसे अभी हमने उस दिन डिटेल में ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से लिख लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा और ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। सेकेंड है इसका, पहला हमारा कौन सा कक्षा का नियम हो गया, दूसरा नियम होता है क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम, कभी अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि केपलर के क्षेत्रीय नियम के बारे में, तो क्षेत्रीय नियम भी यही वाला होता है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। या फिर ये कौन सा है, द्वितीय नियम। क्षेत्रफल का नियम या द्वितीय नियम। देखो इस नियमानुसार इस नियमानुसार इस नियमानुसार कॉमा सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात ग्रह द्वारा तय किया गया क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। ग्रह द्वारा तय किया गया क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। मतलब कुछ ये कंडीशन की, देखो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, अब हम इससे आगे बढ़े। पहले हमने ये तो बता दिया था कि चक्कर कक्षाएं कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है, ठीक है। हमने ये भी बता दिया था कि ये दीर्घवृत्त की कोई सेमी मेजर एक्सिस है, ये कोई सेमी माइनर एक्सिस है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सुंदर बना देना। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सेमी मेजर एक्सिस हो गई, ये सेमी माइनर एक्सिस हो गई। और हमने कहाँ बताया, किसी दीर्घवृत्त की नाभि पे, मतलब यहाँ पर तो हमारा एस कौन है, सूर्य स्थित है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी भी सूर्य और ग्रह को जो मिलाने वाली जो रेखा होगी वो समान समय में समान दूरी पार करती है, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो यहाँ पे अगर ग्रह इस जगह पर है, तो अगर हम इस रेखा की बात करें तो, और या फिर अगर कोई ग्रह इस जगह पर है, तो हम अगर इससे दूरी की बात करें तो यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट बनाना, ठीक है। तो ये कैसे होगी, दोनों ये जो एरिया है दोनों का, ये कैसा हो, बराबर हो, ये आपका ए बी सी डी, ठीक है। और ये ओ बिंदु पर खुद सन स्थित है, हमारा सूर्य स्थित है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं एक तो हमारा ये वाला एरिया और एक हमारा ये वाला एरिया, ये कैसा बराबर हो, मतलब कोई भी ग्रह समान समय में ये दूरी पार करे। अब ये दूरी जबकि हमें दिखने में लग रहा है कि ओ ए बी वाला दूरी कैसा है, ये हमें ज़्यादा एरिया लग रहा है,
और जबकि ये एरिया हमें कम लग रहा है, लेकिन ये कहा गया कि नहीं, ये दोनों दूरी चाहे कितनी भी हो समान समय पार करते हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रीय वेग जो है, वेग उसका नियत ही रहेगा, एक नियत वेग से चलेगा, इसीलिए वो समान समय में समान दूरी पार करता है। ठीक है, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अर्थात एरिया हम बात करें ओ ए बी बराबर होगा एरिया ओ सी डी। ये था इस स्टेटमेंट का मतलब, ये दोनों एरिया कैसा हो, बराबर हो। अब ये आपको पता है जैसे कि इसकी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस होती है। ठीक है, इन दोनों को हम मान लेते हैं। तो हमने ये तो ले लिया, ए है, स्मॉल है, ठीक है, ये जो पूरी दूरी है हमारे पास ये, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल है और स्मॉल बी। और ये ओ ए बी की जो दूरी है, ये दूरी हमने कितनी मान ली, मतलब पूरा यहाँ से लेना, यहाँ से ये दूरी हमारी कितनी होगी, कुल हमने मान लिया कोई 8 दूरी के बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये था आपका दूसरा क्षेत्रफल का नियम या क्षेत्रीय नियम, क्षेत्रीय नियम भी कह देते हैं, क्षेत्रीय वेग का नियम भी या क्षेत्रफल का नियम भी। क्लियर है, तो अब हम यहाँ पे इसको प्रूव करके देखते हैं कि हमारे पास ये सेम क्षेत्रीय वेग नियत रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें पहले नोट करके लिखो, डायग्राम बना लो, ये स्टेटमेंट लिख लो और उसके बाद नोट करके लिखो, नोट, यदि ग्रह सूर्य से दूर स्थित है, सूर्य से दूर स्थित है, तो उसकी गति तीव्र होगी, तो उसकी गति तीव्र होगी, तथा यदि ग्रह सूर्य के पास स्थित है, यदि ग्रह सूर्य के पास स्थित है, तो उसकी गति धीमी होगी, तो उसकी गति धीमी होगी। ठीक है, मतलब कि वेग में फर्क पड़ेगा, वेग होगा कुल मिलाकर के वेग नियत होगा, मतलब कोई एक फास्ट मूव कर जाएगा, एक तरफ से स्लो मूव कर जाएगा, लेकिन जो टोटल वेग होगा वो कैसा होगा, उसका कांस्टेंट रहता है, नियत ही रहता है। ठीक है, तो कोई दूर स्थित है तो वो भी हमने ये बताया कि समान समय में, ये इतनी दूरी भी समान समय और ये इतनी दूरी भी समान समय तय करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों अपने वेग का बंटवारा कुछ इस तरीके से कर लेंगे कि ये पास है तो ये तो थोड़ा अपने वेग को कम कर लेगा, और ये दूर है तो ये अपने वेग को ज़्यादा कर लेगा। तो क्या होगा, दोनों बिल्कुल समान समय में दूरी तय करेंगे, और दोनों का कुल वेग की अगर हम बात करें, कुल क्षेत्रीय वेग इनका, तो वो भी कैसा रह जाएगा, नियत रह जाएगा। भाई एक अगर कुछ ज़्यादा हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो दूसरे को माइनस होना होगा, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे यह है कि तब हमारे पास हमारे टोटल जो वेग है वो कैसे नियत बना रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर एक आपका स्लो पड़ा है तो दूसरा फास्ट हो गया। ठीक है, उसने उस चीज़ को रिकवर कर लिया, और यही सेम चीज़ यहाँ पे दूरी में भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो मूव कर जाएगा और ये थोड़ा फास्ट, तो इसलिए दोनों बिल्कुल समान समय में समान दूरी पार करेंगे। अब यहाँ पे इसकी बात करिए, ए बी एरिया, ये ए बी एरिया आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई भी जो प्लेनेट है इसका जो मोशन है वो v वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी हमने v ले ली, और किसी भी टाइम t में अगर ये t टाइम में अगर ये इतनी दूरी पार कर रहा है यहाँ से, ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस s बराबर क्या होता है, s बराबर v इंटू टी हो जाएगा, s बराबर v इंटू टी के बराबर। ठीक है, मतलब ये इसका जो इतना गैप है ये कितना हो जाएगा, vt के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर हम टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया डेल्टा ए जो हमने माना है, अतः डेल्टा ए मतलब इस एरिया की बात हो रही, तो डेल्टा ए एक तरीके से ये क्या ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू बेस, इसका क्या हो जाएगा, v इंटू टी ले लेते हैं, v इंटू टी, और इंटू में ऊंचाई इसकी हमने ले ली r के बराबर। ठीक है, वेक्टर r और वेक्टर v, ये हमारे पास हो गया डेल्टा ए के फॉर्म में। क्लियर है, यहाँ से हमारे पास ये मान आ गया, तो हम यहाँ पे 1/2 v क्रॉस v इंटू टी क्रॉस r के फॉर्म में हमने ले लिया। ठीक है, सॉरी टाइम यहाँ पर डेल्टा टी हो जाएगा, टाइम में भी तो अंतराल है ना, समय अंतराल ले रहे हैं, v डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, v डेल्टा टी यहाँ पर टाइम हो जाएगा हमारे पास, तो कुल दूरी हमारे पास इसके बराबर आ गई। क्लियर है, तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 इंटू v क्रॉस r ले लेते हैं, और डेल्टा टी कैसा है, अदिश राशि है, तो इसको हमने डेल्टा टी बाहर ले लिया, यहाँ हमारे पास डेल्टा ए है, तो हम यहाँ से ये ले लें डेल्टा ए अपॉन
डेल्टा टी को हम इधर ले लें तो बराबर में वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 1/2 इंटू में v क्रॉस r के बराबर, 1/2 इंटू में v क्रॉस r के बराबर। क्लियर है। अब हमें इसे v का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो v बराबर क्या होगा, देखो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग p बराबर होता है mv। तो यहाँ से हमारे पास v बराबर क्या हो जाएगा, p/m के बराबर। क्लियर है। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे तो डेल्टा a/डेल्टा t बराबर हमें क्या मिल जाएगा 1/2। यहाँ पे इसका b का वैल्यू रखो तो p/m क्रॉस r, p/m क्रॉस r के फॉर्म में हमने लिख दिया, इतना नोट कर लो। ठीक है, या फिर यहाँ हम आगे कर लेते हैं तो यहाँ से r क्रॉस p बराबर क्या होता है, j के बराबर होता है। मतलब यहाँ से हमारे पास डेल्टा a/डेल्टा t बराबर कितना हो जाएगा, j/2m। j अपॉन में तो 2m बच ही जाएगा, j/2m। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिख लेंगे j बराबर होता है r क्रॉस p, r क्रॉस p के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत कोणीय संवेग कैसा होता है, संरक्षित होता है। मतलब j का मान कांस्टेंट होगा, और j कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि डेल्टा a का वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। देखता नोट कर लो। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं केंद्रीय बल के अंतर्गत कोणीय संवेग संरक्षित होता है। इम्प्लाइज j इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, और j कांस्टेंट होने का मतलब है 2 और m, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही, मतलब हमारे पास पूरा डेल्टा a/डेल्टा t इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा t को भी हम इसमें मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि समय अंतराल तो हमारे पास कोई फिक्स ही होगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डेल्टा a बराबर कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ डेल्टा a हमारा क्या है, एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग हम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय वेग का मान इसका मतलब नियत रहेगा। हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डेल्टा a है आपका क्षेत्रीय वेग, एरिया को भी यहाँ a से हमने रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे वेग को भी a से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ a आपका एरियल वेलोसिटी, या क्षेत्रीय वेग। हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एम्प्लाइज क्षेत्रीय वेग का मान नियत होगा। क्षेत्रीय वेग का मान नियत होगा। ठीक है, मोस्टली एग्जाम में आपके तीनों रूल्स का, बाकी दोनों की तो ओनली स्टेटमेंट, इसमें आपको पूरा प्रूफ करवा के देखा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है कि डेरिवेशन
बहुत बार आई होगी आपके, नोट कर लो। ठीक है, तीसरा नियम हमारा कौन सा होता है? आवर्तकाल का नियम। हेडिंग देंगे थर्ड। आवर्तकाल का नियम या तृतीय नियम, कैप्टर का तृतीय नियम। कैप्टर का तृतीय नियम। देखिए, इस नियमानुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग इस ग्रह द्वारा अनुरेखित, इस ग्रह द्वारा अनुरेखित, अनुरेखित मतलब ब्रैकेट में लिखना, बनाया गया जो भी होगा मान वो अनुरेखित। ठीक है, इस ग्रह द्वारा अनुरेखित ब्रैकेट में बनाए गए दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष, दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष का मतलब ये हो गया कि इसमें से हम इस आधे मान की बात करें। ठीक है, तो ये आधा मान एक तरीके से क्या है, इस दीर्घवृत्त की त्रिज्या भी हो गई। इसको ब्रैकेट में आप लिख लेना, दीर्घवृत्त की त्रिज्या। दीर्घवृत्त की त्रिज्या, दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष ब्रैकेट में दीर्घवृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट क्लोज के घन के समानुपाती होता है। घन क्यूब घन के समानुपाती होता है, घन के समानुपाती होता है। तो अभी हमने जो बना करके देखा था दीर्घ अक्ष, तो उसमें हमने क्या लिया था, ये सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये हमने लिया था ए और ये हमने लिया था बी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं ए और बी से। तो यहाँ डेफिनेशन हमने लिखी है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल मतलब जैसे उसको पूरा, ये जो ग्रह यहाँ पे चारों तरफ रोटेट कर रहा है, इसको पूरा रोटेट करने में कितना टाइम लगा है, तो परिक्रमण काल मतलब टी, और टी का वर्ग मतलब टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर। उसके साथ हमने कहा है कि इसी वर्ग द्वारा अनुरेखित, ये वर्ग जो पूरा घूम करके जो अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब ऐसे बने हुए होते नहीं है, जो भी हमारा ग्रह है, जो भी प्लेनेट है, वो गति इस प्रकार से करते हैं कि अगर हम उसके ओनली पाथ को देखें कि उसने क्या रास्ता बनाया, तो उसका पाथ इस शेप का बनता है, अर्ध दीर्घ अक्ष के शेप का बनता है, सॉरी पूरा दीर्घवृत्त के शेप का बनता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सन यहाँ पर स्थित है और सूर्य के चारों तरफ ऐसे पथ बने हुए हैं, फिक्स है, ऐसा फिक्स नहीं होता। लेकिन जो ग्रह गति करता है वो गति इस डायरेक्शन में करता है, ग्रह खुद से अपना ये रास्ता बनाता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष, तो अर्ध दीर्घ अक्ष हमारे ये हो गए एक तरीके से, जिसको हम इस दीर्घवृत्त की त्रिज्या भी कह सकते हैं, ये इसका हाफ वैल्यू। ठीक है ना, दीर्घवृत्त की त्रिज्या भी कह सकते हैं। इसके घन के समानुपाती होता है, मतलब ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बी क्यूब के। इसकी त्रिज्या हम किसके बराबर बता रहे हैं, बी के बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू के बी क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी समानुपातिक नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे के, यहाँ टी क्या होगा आपका परिक्रमण काल, जितना उसको कुल टाइम लगा है, पूरी परिक्रमा लेने में उसको जितना टाइम लग रहा है, परिक्रमण काल।
बी है यहाँ पे दीर्घवृत्त की त्रिज्या, दीर्घवृत्त की त्रिज्या, और के यहाँ पे आपका कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, मतलब समानुपातिक नियतांक। समानुपातिक नियतांक, ठीक है। अगर हम किसी कंडीशन में ए और बी, तो हमने ओनली हमारे डायग्राम में हमने ए और बी ले रखा था। अगर हम मान लें कि इसकी रेडियस की बात कर रहे हैं, इसकी रेडियस अगर हम आर ले लें, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे नेक्स्ट कंडीशन अगर हम लेते हैं कि यदि दीर्घवृत्त की औसत त्रिज्या आर हो, तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम एक और वैल्यू ये निकाल सकते हैं, टी स्क्वायर और आर क्यूब को हम यहाँ नीचे भेज देते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर आर माइनस 3 इक्वल टू के। इसके कांस्टेंट का मान हमारे पास ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू आर की पावर -3 बराबर के, ठीक है। के यहाँ पे क्या है, कोई भी नियतांक है, तो हम बराबर में लिख लेंगे नियतांक, मतलब इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा, टी स्क्वायर और आर माइनस क्यूब का जो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, वो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आपके तीनों केपलर की ग्रहीय गति के तीनों नियम हो गए। केपलर की ग्रहीय गति के नियम। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक, हमारे इस चैप्टर में हमारे दो टॉपिक रह गए। एक तो हमारा है हमें पढ़ना है, जो अभी हमने गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया पढ़ी थी, इससे पहले गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया पढ़ी थी। तो जब उस गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत कोई कण गति कर रहा हो, तो उसके लिए सामान्य गति की समीकरण क्या होगी। जब कोई कण उस गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, मतलब कि एक तरीके से वहाँ गुरुत्वीय बल कोई ना कोई काम कर रहा होगा, और उसके अंदर जब दो कणों में कोई अन्योन्य क्रिया, कोई इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो उस टाइम पे किसी भी पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो, क्योंकि आपकी काफ़ी बड़ी सी डेरिवेशन होगी वो उसमें, तो उसमें फिर वो ज़्यादा ही थोड़ी लेंथी सी डेरिवेशन है, इसलिए उसको हम बस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, कि उसमें हमें क्या है कि कोई भी कण है, जैसे कि हम वहाँ पे क्या गति की कोई ना कोई समीकरण तो हम मानेंगे ही, जो हमने गति की दो समीकरण निकाली है, इनके यूज से हम निकालेंगे, ठीक है। इनका यूज करके, क्योंकि हमने ये बताया कुल, अब हमें दो चीजें पता है। एक तो कि जब कोई भी बल, केंद्रीय बल के अंतर्गत कोई कण जब गति करता है, तो उसकी एक तो क्या संवेग संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग, जो कि कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा जे का मान, और दूसरी कुल ऊर्जा का मान भी क्या होता है, संरक्षित होता है, ठीक है। कुल ऊर्जा दोनों का वैल्यू हमारे पास संरक्षित है। एक तो हम ये कॉन्सेप्ट पता कर यूज लेंगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो कॉन्सेप्ट हम यूज में लेंगे, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो भी जे का मान आया है, या जो भी वैल्यूज, इनको यूज में लेकर के, और उसके बाद हमें सॉल्व करना होगा। तो वहाँ से हमें एक्चुअल में पता नहीं चलेगा कि जो भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ली है, जैसे कि एफ बराबर हमने कुछ भी एम टी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर लिया है, बाई डी टी स्क्वायर, और इंटू में माइनस एम आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। या जो भी दूसरी वाली इक्वेशन भी हमने ली है, तो यहाँ इसको सॉल्व करके हमें इस आर की वैल्यू निकालनी होगी कि यहाँ से इस आर का मान क्या आएगा, ठीक है। आर का मान आएगा, और दूसरी चीज़, क्योंकि गुरुत्वीय बल के अंतर्गत होगा, और गुरुत्वीय बल से हमें क्या पता चला है कि जैसे ग्रहों की गति होती है कोई भी, तो कैसे एक दीर्घवृत्त के रूप में होती है, और दीर्घवृत्त की आपको पता है कुछ ना कुछ उत्केंद्रता होती है। उत्केंद्रता ये आप लोगों ने सुना होगा, उत्केंद्रता है जिसको हम कहते हैं उत्केंद्रता, इसको एसेंट्रिसिटी कहा जाता है, एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता इसको कहा जाता है। तो यहाँ से हमें ई के लिए भी एक इक्वेशन मिलेगी, और उस ई की इक्वेशन का मान, ई की इक्वेशन से हम तीन चार अलग अलग कंडीशन से देखेंगे कि किसी भी कण की गति कैसी होगी, कि मतलब वो जो अलग अलग प्रकार का जो भी शेप बनाएगा, कि वो कैसा शेप बनाएगा, ठीक है। ई की
वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो ई बराबर 0 है, तो ई बराबर 1 है तो ई की वैल्यू लेस ग्रेटर देन 1 है, तो ई की वैल्यू लेस देन 1 है, तो जो भी कंडीशन है तो उसमें उस कण की गति कैसी होगी, कोई वो दीर्घवृत्त में कण गति करेगा या फिर कोई अर्ध दीर्घ अक्ष के बराबर गति करेगा या फिर बिल्कुल सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो वहां से हमें उस पार्टिकल की, इनको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरीज बोलना चाहते हैं, इनको ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी जैसे हमने कल उसके लिए देखा था, कोई सरल आवर्ती दोलक होता है तो वो किस प्रकार का, ऐसे ही एक दीर्घ अक्ष हमने देखा था जहाँ पे हमने उसका एक्स यहाँ पे था स्थिति और यहाँ पे पी एक्स संवेग के बीच में देखा था, तो ये उसकी ट्रेजेक्टरी थी। इसके लिए हमने कहा था कि हर एक पार्टिकल स्पेस में अपनी कुछ न कुछ एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है, ठीक है। ये शायद आप लोग के नहीं था, शायद थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, लेकिन ये चीज़ होती है, मतलब कोई भी, ये जैसे हमारी ट्रेजेक्टरी होती है आपके लिए भी यूजफुल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई पार्टिकल है जैसे सरल आवर्ती दोलक होता है तो उसके लिए हमें कुछ इस टाइप की ट्रेजेक्टरी मिलती है, मतलब स्पेस में वो अपना स्थिति और संवेग के बीच में कुछ इस टाइप का एक ग्राफ प्लॉट करता है। और ये ट्रेजेक्टरी हर कण के प्रत्येक ही यूनिक होती है, प्रत्येक कण की कुछ ना कुछ अलग ट्रेजेक्टरी होगी। मतलब यूनिक से मतलब ऐसा नहीं कि शेप सिर्फ इसका ही दीर्घवृत्त होगा, कईयों का दीर्घवृत्त होगा, लेकिन दीर्घवृत्त में इसके पास इसका एक्स और पी एक्स का वैल्यू क्या है या कोई वाई पी वाई का वैल्यू क्या है वो किसी और कण से अलग होगा, मतलब बिल्कुल ही यूनिक होगा। तो यहाँ से हम ये चारों केस पढ़ेंगे और उसके बेस पे हमें चार हमारे पास कैसे कोई भी अलग अलग टाइप की हमें ट्रेजेक्टरी मिलेगी कि किस प्रकार की इसकी शेप हो सकती है इस तरीके से खुला हुआ, इसको हम दीर्घाक्ष भी कहते हैं इस प्रकार का, ठीक है ना। सॉरी, अति अति परिवलय आकार ऐसे बोलते हैं, ये होता है पैराबोला हमारा होता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा खुला हुआ होता है ऊपर से इसका मुंह तो इसको हम बोलते हैं अति परिवलय आकार। तो इस प्रकार की कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें इसकी शेप्स मिलेगी। शेप्स क्या है, एक तरीके से इसके पाथ हैं, ये इसके रास्ते जिसपे कोई कण गति कर रहा है, अब वो किस पाथ में किस रास्ते से होकर के गति कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो डेरिवेशन आपकी काफ़ी लेंथी सी होगी इसलिए।